हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सबका वेलकम करती हूँ। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 पढ़ रहे थे, जिसमें हम ऑलरेडी सेक्शन 15 तक पढ़ चुके हैं। और सेक्शन 15 हमारा क्या कह रहा था कि किसी भी विधि मान्य दत्तक को रद्द नहीं किया जा सकता, यानी कि वैलिड एडॉप्शन जो है उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। ठीक है। और इसे कैंसिल कौन नहीं कर सकता? जिनने बच्चे को गोद लिया है, या कोई तीसरा पर्सन, या फिर बच्चा खुद भी इस एडॉप्शन को कैंसिल नहीं कर सकता अगर वो वैलिड एडॉप्शन है तो। ठीक है। वैलिड एडॉप्शन कौन कौन से होते हैं हमने सेक्शन 6 और सेक्शन 11 में ऑलरेडी पढ़ा है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो वहां से आपको वो क्लियर हो जाएगा। ओके। अब पढ़ते हैं सेक्शन 16। धारा 16 क्या कहता है कि दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में उपधारणा, यानी कि वो डॉक्यूमेंट जो एडॉप्शन से रिलेटेड हैं और वो रजिस्ट्रेड कृत है, यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उसको रजिस्टर्ड किया हुआ है, उसके बारे में उपधारणा, यानी कि उसके बारे में परजुमेशन क्या होगी। ठीक है। देखिए, उपधारणा वर्ड या जिसको हम इंग्लिश में परज्यूम बोलते हैं, वो हमने कहाँ पढ़ा है? अगर आपको याद हो तो एविडेंस का जो एक्ट है सेक्शन 4 के अंदर, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 4 के अंदर हमने मे परज्यूम और सेल परज्यूम पढ़ा हुआ है, यानी कि उपधारणा कर सकता है और कर सकेगा। तो वही उपधारणा वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया गया है कि अगर कोई एडॉप्शन का डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रेकृत है, उसको कैसे उसके बारे में क्या परजुमेशन होगी, यानी कि उसकी उपधारणा क्या होगी, उसके बारे में एक सामने वाले बंदे की क्या राय होगी। ठीक है। देखिए, परज्यूम की बात कहें तो परजुमेशन क्या होता है? उसको स्वीकार करना। ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी एविडेंस एक्ट में पढ़ा है कि भाई मे परज्यूम यानी कोर्ट स्वीकार कर सकती है। और कब करेगी? जब उसको ये साबित हो जाए कि इसको, मतलब वो ये मान ले कि ये डॉक्यूमेंट ठीक है और उसको ना साबित नहीं किया जा रहा हो। ठीक है। तो उसको परज्यूम कर लेगी। और कुछ ऐसा होता है कि करेगी ही करेगी, यानी कि उसको मानेगी ही मानेगी, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई शादी है, ठीक है, और उससे कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो कोर्ट क्या करेगी? उसको परज्यूम करेगी करेगी, हाँ भाई शादी से बच्चा पैदा हुआ है ये, जब तक कि कोई ये साबित ना कर दे कि ये शादी से बच्चा पैदा नहीं हुआ है। ठीक है। तो सेम वही उपधारणा जो वर्ड हमने परज्यूम उसमें पढ़ा था, मे परज्यूम और सेल परज्यूम, यानी कि परज्यूम उपधारणा कर सकता है, उपधारणा कर सकेगा, करेगा, कर सकेगा और करेगा। ठीक है। कंपल्सरी, जहां देखिए करेगा आता है वहां पे हो जाता है कंपल्सरी कि करेगा ही करेगा। और जहां होता है कर सकता है तो यहाँ पे डिक्टेशन पावर हो जाती है जज की खुद की, डिस्ट्रक्शन पावर है उसकी खुद की। ठीक है। कि वो उस चीज को, देखिए कहीं कहीं हो सकता है इंग्लिश के कुछ वर्ड में प्रोनाउंसिएशंस में गड़बड़ हो, तो प्लीज आप उस चीज को एक बार एक्स से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। हो सकता है कि वो प्रोनाउंसिएशंस का थोड़ा सा हो जाता है इंग्लिश वर्ड का। तो कोर्ट क्या करेगी? उसको देखेगी ही देखेगी, मानेगी ही मानेगी। यहाँ आता है मे पर सेल परज्यूम। ठीक है। यानी कि उपधारणा करेगा, तो वहां पे कोर्ट को वो मानना ही पड़ेगा। ठीक है। जब तक कि कोई ये ना कह दे कि भैया इसको साबित करो। और जहां पे आता है कर सकता है मे, तो जहां मे आ गई वहां कोर्ट की इनहेट पावर हो गई, कोर्ट का उसका स्व विवेक हो गया, उसकी खुद की बुद्धि हो गई। वो चाहे तो उसको मान भी सकता है, वो चाहे तो उसको नहीं मान सकता, और ये भी कह सकता भैया इसको मैं नहीं मान रहा हूँ, और तो आप कुछ कागज लाएं जिससे ये प्रूफ हो जाए कि ये ठीक है। ठीक है ना, या मैं मान लूँ कि हाँ ये ठीक है डाउट होने पर। तो वहाँ उसकी खुद की विवेकता आ गई, यानी खुद की बुद्धि वाली बात आ गई, उसकी विवेक अनुसार काम करेगा। जहाँ मे आता है यानी कि कर सकता है, परज्यूम वाली। ठीक है। और जहाँ होगा सेल परज्यूम यानी सकेगा, सॉरी करेगा ही करेगा ना, वहां पे आ जाता है उसका इनहेट पावर नहीं होगी वहां पे कोर्ट की, वहां पे उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आपको ये उपधारणा वाला कि मे परज्यूम और सेल परज्यूम या उपधारणा क्या होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने इस पे। तो ये कह रहा है कि उस दस्तावेजों के बारे में उपधारणा, यानी कि उस डॉक्यूमेंट के बारे में क्या राय होगी, क्या मानेगा उसको लेकर, इस बात की बात कौन करता है? सेक्शन 16 करता है। ठीक है। अब ये क्या कहता है? जब कभी भी, यानी कभी भी तस्में प्रवृत्त विधि के अधीन, यानी कि जिस लॉ के तहत वो काम हो रहा है उसके अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई भी दस्तावेज, यानी कि रजिस्टर्ड करा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें किसी किए गए दत्तक का अभिलिखित होना तात्पर्य हो, यानी कि जिस बच्चे को गोद लिया गया है
ठीक है, एडॉप्शन की बात हुई है, गोद लेने के बारे में भी जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी चीज़ें परिस्थितियां हैं, जो भी शर्तें हैं, जो जो भी उसके अंदर कंसिडरेशन आया है, जो भी A to Z जो भी उस बच्चे के एडॉप्शन से रिलेटेड है, शर्तें हों या उसके वेलफेयर में लिखी हुई बातें हों या उसका एड्रेस हो या उसको एडॉप्टेड मदर फादर ने क्या देना है क्या नहीं देंगे वो हो, जो भी कुछ है, ठीक है, वो उस डॉक्यूमेंट में होगा। कौन से डॉक्यूमेंट में? जिस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया गया है, ठीक है, एडॉप्शन डॉक्यूमेंट को। और वो किसके तहत होगा? उसी लॉ के तहत होना चाहिए। ये नहीं कि आप ले तो रहे हैं बच्चा गोद और आप उसको रजिस्टर कराने कहाँ जा रहे हैं, आप उसको जा रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत। नहीं, जो डॉक्यूमेंट जिस चीज लॉ के जिस लॉ के अंतर्गत उसका प्रोविजन दिया गया है उसी के तहत वो कागज भी बनेगा और उसी लॉ के तहत वो रजिस्टर्ड भी होगा, ठीक है। अब क्या कहता है, उसके अलावा क्या हो गया, ये दो चीजें तो आ गई। उसके अलावा क्या है कि उसमें जो दत्तक लेने और देने वाले व्यक्तियों के हस्ताक्षर होंगे, यानी कि उनके साइन होने चाहिए, ठीक है, किसी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। यानी कि अब जो वो डॉक्यूमेंट था, कौन सा डॉक्यूमेंट? जो रजिस्टर्ड था, जिसमें एडॉप्शन के बारे में लिखा था और जिसने एडॉप्शन लेना और देना करा, मतलब जिसने बच्चा दिया और लिया, उसके साइन थे। अब वो कागज किसी न्यायालय में पेश किया जाता है। देखिए, कोर्ट में कब पेश किया जाता है? न्यायालय में कोई सी चीज कब पेश की जाती है? जब पेश की जाती है जब उस बात पे कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए ने एक बच्चा गोद लिया, ठीक है, बी कहता है कि भैया तूने बच्चा गोद नहीं लिया, इसका कोई राइट नहीं है, ये बच्चा मेरा है, तूने गोद नहीं लिया, ठीक है, तेरे पे इसका कोई राइट नहीं है इस बच्चे का, ये बच्चा तो मेरा है। तो वो क्या करेगा? अब कोर्ट पहुंचेगा, कहेगा देखो जी ये मेरा बच्चा है। अब बी ने कर दिया केस फाइल, ठीक है, बी ने क्या करा? केस फाइल कर दिया। किस बात पे? कि भैया ये जो बच्चा है ये मेरा है और ये बच्चा मैंने गोद नहीं दिया। अब ए क्या करेगा? जब ए को नोटिस होगा तो ए कोर्ट आएगा और ए क्या करेगा? वो एडॉप्शन के जो कागज हैं, जो डीड बनी थी, जो डॉक्यूमेंट बने थे, जो रजिस्टर्ड हुए, जो रजिस्ट्री की गई, जिसकी रजिस्टर्ड करे हुए, उसके अलावा उस पर दोनों के साइन थे माता पिता के, जो बच्चा गोद या ले रहे और दे रहे थे, उसके अलावा उसका लॉ के तहत था, उस लॉ के तहत था जो एक एडॉप्शन को वैलिड बनाता है, ठीक है, उस लॉ के तहत था। अब उसने क्या करा? उसको पेश कहा जनाब ये देखो। तो अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट जब तक उस पेपर को ना साबित नहीं कर दिया जाता, देखिए साबित ना साबित हमने कहाँ पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में, जहाँ पे परिभाषाएं दी गई हैं, साबित ना साबित, ठीक है, और साबित होना, ना साबित होना, ना साबित होना, ना साबित होना और साबित नहीं किया गया, ठीक है, 3 चीजें हमने पढ़ी हैं, ये थ्योरी में हमने सेक्शन 3 में पढ़ी हैं एविडेंस एक्ट के, ठीक है। तो और उपधारणा वाला हमने कहाँ पढ़ा था? सेक्शन 4 में, ठीक है। अब बात आती है कि भाई उसने कोर्ट को दिखाया कि जनाब ये देखो, कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट अब उसको कब तक सही मानेगी? जब तक कि बी जो है, जिसने केस फाइल किया और ये कहा कि बच्चा इसको मैंने गोद दिया ही नहीं, ये बच्चा इसका नहीं है, ये मेरा है, वो कोई ऐसा कोई कागज ना ला दे जिससे ये साबित हो जाए कि जो ये सामने वाले ने, यानी कि बी ने जो कागज पेश किए हैं वो गलत है, ठीक है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ बी पे आ गया, ठीक है। सबूतों का भार हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो जिस बात को कहता है उसको वो साबित करना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब मान लीजिए बी नहीं कुछ लाता है, ठीक है, बी कहता है बस बोल ही रहा है, सॉरी ए जो है वो सिर्फ बोल रहा है, सॉरी बी जो है वो बोल रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है में, बी जो है वो सिर्फ बोल रहा है, कह रहा है हाँ जी देखो जी बच्चा मेरा है, मैंने इसे कोई गोद नहीं दिया, ये झूठ बोल रहा है। ए ने क्या करा? तुरंत कागज लगा दिया। कोर्ट ने कहा भैया मैं तो उसे परज्यूम करूंगा, यानी उसे परज्यूम करना पड़ेगा, तो विवेक नहीं है वहां पर, वहां पे करेगा, ड्यूटी है उसकी। क्यों? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए वो हर तरीके से वैलिड थे, ठीक है। अब उस क्योंकि उसमें सारी चीजें थी जो बताया हमें सेक्शन 16 ने, उस कागजों को लेकर जो भी बात उसने हमें बताई, ठीक है, वो सारी उसमें थी, है ना। अब क्या कर सकता है कोर्ट? कोर्ट कहेगा नहीं भैया मैं तो इसको मानूंगा। क्यों मानूंगा? क्योंकि आप या तो प्रूफ करो कि ये कागज गलत है, नहीं तो मैं तो ये मानूंगा कि ये बच्चा इन्होंने ही गोद लिया है, ठीक है। तो यही बात ये कह रहा है कि कोर्ट में जब वो न्यायालय में जब पेश किए जाएंगे तो जब तक वो ना साबित ना कर दिए जाए तब तक न्यायालय उपधारणा करेगा, यानी कि न्यायालय ये मानेगा
कि दत्तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किया गया, यानी कि एडॉप्शन जो हुआ है वो इस एक्ट के तहत और उसमें जो भी प्रोविजन है उसको मानते हुए किया गया है। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 16 समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 17 पे। सेक्शन 17 क्या कहता है? कुछ संध्याओं का प्रतिषेध, यानी कि कुछ ऐसी पेमेंट है। संदाय क्या होता है? देखिए, संदाय का जो वर्ड है वो अगर हम लीगली देखें तो उसको बोलेंगे हिंदी में संदाय, लेकिन अगर हम उसे इंग्लिश में बात कर दे तो उसका मतलब होता है पेमेंट। ठीक है, पेमेंट क्या होती है भाई? कोई आपको किसी के एवज में कुछ पैसे देता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या कहता है 17 कि कुछ संदायों का प्रतिषेध, यानी कुछ पेमेंट का प्रोहिबिटेशन है, प्रतिषेध है, उसको मना किया गया है, रोका किया गया है कि ऐसी पेमेंट नहीं होगी, उस पर बाउंडेशन है, उसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, जैसे होता है ना कि सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान करना प्रतिषेध है, तो जहाँ पब्लिक प्लेस होता है वहाँ पे स्मोकिंग नहीं की जाती ना, सेम वही चीज़ ये कह रहा है कि कुछ संदायों का प्रतिषेध है, यानी कुछ पेमेंट का प्रोहिबिटेशन है, यानी कि उस पर रोक है। अब क्या कहता है, अब देखते हैं इसको। 17 का 1 क्या कहता है? किसी व्यक्ति के दत्तक के प्रतिफल स्वरूप कोई भी संदाय या इनाम ना तो प्राप्त करेगा और ना प्राप्त करने के लिए करार करेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब गोद लिया गया बच्चा, ठीक है, बच्चे को गोद दिया गया, अब बच्चा जो गोद दिया गया है तो उसके फलस्वरूप, यानी कि उस बच्चे के गोद देने में कोई भी पेमेंट, कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, कोई इनाम नहीं दिया जाएगा और ना ही कोई ऐसा प्राप्त करेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अब इसको इतना समझ लेते हैं, जैसे ए है, ए ने एक बच्चा गोद लिया बी से। अब ए ने जब बी से बच्चा गोद लिया तो बी ने क्या कहा कि भैया ये बच्चा मैंने अब आपको दे दिया है, लाओ दो भाई, मुझे 40,000 रुपये मेरी पेमेंट कर दो। तो वो ऐसी पेमेंट प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए बच्चे के वेलफेयर में अगर कोई पैसा देता है कि भैया एडॉप्शन में लिखा है कि ये भाई 2 लाख रुपए मैं इस बच्चे के खाते में डाल रहा हूँ, जो इस बच्चे के साथ इसकी एफडी के साथ जा रहा है, ठीक है ना, तो वहां तो ये चल जाएगा। लेकिन अब जिसने गोद दिया है वो कह रहा भाई ठीक है, मैंने तुझे बच्चा दे दिया, अब ला 40,000 रुपये दे मुझे, तो वो ऐसा पैसा नहीं ले सकता। या ए जो है जिसने बच्चा लिया वो कह रहा देख मैंने अब तेरी मुसीबत टाल कर दी, मैंने अपने ऊपर ले लिया बच्चा, ला अब मुझे पेमेंट कर दे 50,000 रुपये, हमारी बात हुई थी इस चीज़ को लेकर, तो नहीं कर सकता, ये इनलीगल है। ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी के बच्चा ही नहीं हो रहा काफ़ी टाइम से, फॉर एग्जाम्पल राम है, उसको काफ़ी समय से बच्चा नहीं हुआ, उसने क्या करा, उसने श्याम से बात करी कि श्याम मुझे एक बच्चा दिला दे, मैं इनाम दूंगा इस बदले में। उनने एक बच्चे का अरेंजमेंट करा और उसने वो बच्चा उसको दे दिया। अब राम ने क्या करा, एक तोहफा उसको दे दिया, किस फलस्वरूप दिया, उस बच्चे को लेने के परिणाम स्वरूप ही तो किया, तो वो नहीं कर सकता। ठीक है ना, या तो ना तो पेमेंट कर लिया जाएगा, ना दिया जाएगा, ना कोई भी करार किया जाएगा, यानी कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं करेगा जिसमें पैसों की लेन देन की बात हो रही हो या किसी इनाम के लेन देन की बात हो रही हो। ठीक है, देखिए ये तो हो सकता है कि मान लीजिए मेरा बच्चा है और मैं किसी को गोद दे रही हूँ, उस बच्चे के नाम मैंने कोई एफडी करा रखी है 2 लाख की 2.5 लाख की, तो जब मैंने बच्चा किसी को गोद दिया तो मैंने उसके पेरेंट्स से कहा भाई ठीक है, बच्चा भी मैं आपको दे रही हूँ और इसके वेलफेयर के लिए जो मैंने 2 लाख रुपए कर रखे थे वो भी मैं आपको दे रही हूँ, तो मैं उसमें लिख सकती हूँ, एडॉप्शन डीड में ये आ सकता है कि बच्चा और बच्चे के वेलफेयर में जो मेरे खाते, जो बच्चे के नाम की एफडी है वो भी मैं इस बच्चे के साथ आपको दे रहा हूँ, क्योंकि उस एफडी पे इस बच्चे का अधिकार है। तो ये तो हो सकता है क्योंकि आप बच्चे को दे रहे हो ना, लेकिन आप ये नहीं कह सकते जी ठीक है मैंने तुम्हें बच्चा दे दिया, लाओ 40,000 रुपये पेमेंट करा दो मेरी, हमारी बात हुई थी। तो ये उस चीज़ को मना कर रहा है कि इस तरह की कोई भी पेमेंट नहीं करेगा, ना ही कोई एग्रीमेंट करेगा इस तरह, ना ही कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसी संदाय करेगा, इनाम देगा या इनाम करने का करार करेगा जिसका प्राप्त करना इस धारा के द्वारा प्रतिषेध है, यानी कि सेक्शन 17 जिसको मना कर रहा है कि भाई ये नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, अरे कौन सा, यानी कि जो इनाम लेने देने का करार या देना या पेमेंट के लेने देने की जो बात हुई थी, अगर कोई ऐसा उल्लंघन करता है, मतलब मान लीजिए हरि है, हरि ने क्या किया, शंकर से एक बच्चा गोद लिया और शंकर को 1 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, अब उसने 1 लाख जो उसको दिए वो किस एवज में दिए कि भैया ठीक है तूने मुझे बच्चा दिया, मैंने तुझे 1 लाख रुपए दे दिए।
अब वो जो 1 लाख रुपए दिए हैं तो वो किस चीज का उल्लंघन हो गया, वो 17(1) का उल्लंघन हो गया, क्योंकि 17 का एक कह रहा है कि इनाम नहीं लिया जाएगा, करार नहीं किया जाएगा, इस तरीके का कोई भी लेन देन नहीं होगा इस एवज में कि बच्चे अडॉप्ट करवाने के एवज में कोई भी अमाउंट नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, उस एवज में कि भाई मैं तुझे बच्चा दे रहा हूँ, ला मुझे पैसे दे। तो अगर उस बंदे ने, अब हरी ने क्या किया, वो काम कर लिया, हरी ने क्या किया, वो काम कर लिया, तो 17(1) का उल्लंघन हो गया, तो वहां पे 6 माह तक की सजा हो सकती है और जुर्माना, या फिर दोनों। तो 17(2) ने क्या बताया, 17(2) ने बताया कि भैया 17(1) का अगर आप उल्लंघन करेंगे, यानी कि इनाम लेना देना कर लेंगे या उससे रिलेटेड कोई करार कर लेंगे कि भाई ठीक है बच्चा गोद ले रहा हूँ मैं, तो तू मुझे इतने पैसे दियो, या मैं उसको दे रहा हूँ तो तू मुझे इतने पैसे दियो, या तू मुझे इनाम दियो या लियो, ठीक है, लेना देना एक दूसरे को करना। तो अगर इस तरह का कोई भी काम होगा तो 17(2) कहता है भैया फिर पनिशमेंट होगी, कितने महीने की, 6 महीने की पनिशमेंट होगी, जुर्माना होगा और दोनों भी हो सकता है, ठीक है। अब 17 का 3 क्या कहता है, सरकार 17 का 3 कहता है इस धारा के अधीन कोई भी अभियोजन राज्य सरकार की, ये राज्य सरकार द्वारा तन्मित प्राधिकृत किसी ऑफिसर की पूर्व मंजूरी के बिना संसित नहीं किया जाएगा। यानी कि अब जो ये एडॉप्शन करवाने का मीन्स जो इस डॉक्यूमेंट को आप जहां पेश करोगे, जहां लगाओगे और जो इस पे सहमति देगा, ठीक है, तो वो किसका होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट का द्वारा अपॉइंट होगा उस पोस्ट पे जो इस काम को करेगा, ठीक है। उसके बिना मंजूरी के एडॉप्टेड नहीं माना जाएगा, ठीक है। देखिए मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाती हूँ कि होता क्या है, हमारे यहाँ एसडीएम कोर्ट होती है, ठीक है, और वहां पर हम लोग जब डीड तैयार करते हैं, जैसे रजिस्ट्री कराते हैं प्रॉपर्टी की, रजिस्ट्री होती है ना प्रॉपर्टी की, सेम हम वहां जाके उन डॉक्यूमेंट को लगाते हैं कि भैया मैं इस बच्चे को गोद ले रहा हूँ। तो वहां पर वो जो जज है, जो एसडीएम कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट होता है, वो क्या करता है, वो बुला लेता है किसको, जो गोद दे रहा है उसे, जो गोद ले रहा है उसे, और उस बच्चे को जिसको गोद दिया जा रहा है, तो वो उसको डॉक्यूमेंट को देखेगा, उस बच्चे की देखेगा और वो सारी चीज़ें देखेगा जो हमें हिंदू एडॉप्शन एक्ट एक वैलिड एडॉप्शन के लिए ज़रूरी बताता है। वो सब चीज़ें देखकर, ध्यान देकर फिर उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा, यानी कि वो पेपर रजिस्टर्ड हो गया। जैसे वो पेपर रजिस्टर्ड होगा तो ये माना जाएगा कि एडॉप्शन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो गई। तो यही बात इसने कही कि अब वो कौन करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट पे होता है, ठीक है, वो राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट होता है। तो ये बात इसने कही कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत, यानी कि उसके द्वारा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे अथॉरिटी दी गई है इसकी, उसके बिना सहमति के इसे संसित नहीं किया जाएगा। ये नहीं है कि आपने दो लोगों ने मिलकर एक एफिडेविट लिया 10 रुपए का और उस पर लिख लिया भैया ये फलाना फलाना आदमी फलाने को गोद दे रहा है, फलाना बच्चा है, दैट्स इट, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट को वो रेलिवेंट है, वो लीगल है, उसमें कोई इलीगली कोई बात तो नहीं, इस चीज़ को कौन परखेगा, ये तो जब भी परखा जाएगा जब वो पेपर रजिस्टर्ड होंगे। तो रजिस्टर्ड होना ही एक तरीके से उस पेपर को जो रजिस्टर्ड कर रहा है, जो उस पर साइन कर रहा है, तो वो किसका व्यक्ति होता है, वो राज्य सरकार द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति होता है, जो राज्य सरकार उसको ये अथॉरिटी देती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा एसडीएम कोर्ट देखा होगा, जहाँ पर हम लोग जाते हैं, डॉक्यूमेंट लगाते हैं, जैसे हम प्रॉपर्टी करते हैं, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी हमने कोई खरीदी या बेची, तो हम उसकी रजिस्ट्री करा के आते हैं ना, हम कहते हैं ना भैया ये चीज़ मेरी है, ये इसका प्रूफ क्या होता है, पेपर की संपत्ति की रजिस्ट्री, संपत्ति पे ऑनरशिप लेना, उस पर अपना टाइटल लेना। टाइटल के लिए क्या करना पड़ता है, जो आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हो उसको रजिस्टर्ड कराते हो जाके वहाँ पे, भाई सेल डीड ये सब बनाते हो ना, अगर सेल डीड को आपने बना लिया लेकिन उसको आपने रजिस्टर नहीं करा तो बेकार हो गया सेल डीड आपका। सेम ऐसे ही है कि जब आप एडॉप्शन करते हो, बच्चे का लेन देन करते हो, तो उस कागजों को भी रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक है, तभी वो वैलिड होंगे, वरना वैलिड नहीं होते वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई लिखित होना चाहिए, वैलिड होना, लिखित होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। हाँ, हवन होना ज़रूरी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी है, जो कि हमने कहाँ पढ़ा था, जो कि हमने पढ़ा था सेक्शन, मैं एक बार आपको रिपीट करा देती हूँ, ये हमने पढ़ा था सेक्शन मेरे को भी माइंड से निकला हुआ है, बट मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमने सेक्शन पढ़ा था 11,
सेक्शन 11 में पढ़ा था, जहाँ ये था ना कि 6 में तो कुछ शर्तें दे ही रखी थी कि भाई अगर ये चीज़ें होंगी तो ये सेक्शन, ये जो एडॉप्शन है वैलिड माना जाएगा। और सेक्शन 11 में कुछ शर्तें और दी गई जो ये कहा गया कि भैया ये वैलिड होगा। तो उन्हीं में ये कहा गया था कि उसके लिए होम होना ज़रूरी नहीं है, बाकी चीज़ें तो होनी ज़रूरी है। आप धारा 11 की मेरी वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में चीज़ों को बता रखा है, ठीक है। तो अब यही बात, लेकिन जहाँ रजिस्ट्रीकृत की बात आई थी तो वो वहाँ पे कहाँ आ गया, सेक्शन 16 में आ गया, ठीक। और सेक्शन 17 ने क्या कहा कि भैया जो मंजूरी देगा वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू देगा, 17 का 3 कह रहा है ये, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन 16 सेक्शन 17 समझ में आ गया होगा। सेक्शन 16 बात करता है दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में उपधारणा, यानी कि कैसे प्रज्यूम किया जाएगा उन डॉक्यूमेंट को जो रजिस्टर्ड है, ठीक है। और 17 कुल संध्याओं में प्रतिषेध, यानी कुछ पेमेंट जो ऐसी पेमेंट हो जिसपे रोक लगाई गई है, ठीक है। तो आई होप आपको सेक्शन 16 और 17 समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपकी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगी, रिप्लाई कर दूंगी आपको। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, शब बखैर।